हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की राजनीतिक विज्ञान के बारे में आज से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग, और जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी इकाई 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी क्लासेस में कुछ यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इस तरीक़ा से टोटल 4 यूनिट हैं आपकी, जिसमें से आज हम इकाई 1 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को सत्ता की साझेदारी इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सत्ता की साझेदारी आखिर होता क्या है। बच्चों, हमारा जो देश है, हमारा देश इंडिया लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में हम लोग जब 18 साल के हो जाते हैं तो हमें वोट देने का राइट मिल जाता है हम लोगों को। तो बच्चों, इस चैप्टर में थोड़ा सा हम राइट्स के बारे में और सत्ता कैसे आती है इसके बारे में समझेंगे। बच्चों, आपकी पृथ्वी पर कई सारे देश हैं, कई सारे महाद्वीप हैं, कई सारे देश हैं जहां पर कई प्रकार की सत्ताएं हैं, कई प्रकार के सैनिक शासन है, कई प्रकार के शासन होते हैं। शासन व्यवस्था में आपका मुख्य इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक शासन व्यवस्था और सैनिक शासन व्यवस्था। इन तीन को महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब है जहां पर ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को निर्वाचन करने का अधिकार हो, व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, जहां व्यक्ति खुद वोट देकर आता है और अपनी सत्ता को खुद चुनता है। वहीं राजनीतिक सत्ता की बात करूं तो राजा का शासन, यानी कि वहां वो ऐसा देश जहां पर शासन व्यवस्था राजा के द्वारा और राजा के बाद उसके पुत्र के द्वारा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहां किसी को दूसरे को हक नहीं है। वहीं बात करूं सैनिक सत्ता, सैनिक शासन में जब किसी देश की आर्मी उस देश की शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले ले, क्या करें, अपने नियंत्रण में ले ले, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहेंगे सैनिक शासन व्यवस्था। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है बेटा, अब यहां पर कैसे साझेदारी करेंगे बेटा, तो इस चैप्टर में आपको दो उदाहरण दिए जाएंगे। एक तो उदाहरण होगा बेल्जियम का, दूसरा उदाहरण होगा श्रीलंका का, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप लोग सत्ता को हैंडल करेंगे, कैसे आप सत्ता को साझा करेंगे। बेटा, सत्ता का साझा करने का मतलब है यानी कि एक जगह आपको लैंग्वेज के आधार पर, कई देश ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, इन सारी व्यवस्थाओं को हमें देखना होगा। तो बहुसंख्यकवाद, इस वर्ड का मतलब है कि संख्या में ज्यादा होना, और अल्पसंख्यकवाद का मतलब है संख्या में कम होना। तो संख्या में कैसे? पहला कारण होगा आपका लैंग्वेज, क्या? लैंग्वेज यानी कि भाषा। दूसरा होगा आपका कास्ट, कास्ट कौन सी है। तीसरा रिलीजन, एटीसी। तो बच्चों, इन सबको बेस मानकर क्या किया जाएगा? सत्ता का साझन किया जाएगा। मतलब कि किसी देश में सत्ता कैसे हम इन लोगों के बीच में बांटेंगे, सत्ता को कैसे डिवाइड करेंगे, इस चैप्टर में आपको समझाया गया है बच्चों। तो सत्ता की साझेदारी, चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों परिचय से। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। यह आप लोगों ने जब 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। उसके बारे में आपको बताया गया है कि लोकतांत्रिक सत्ता में कैसे हम लोग अपनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको संभालते हैं। बेटा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन व्यवस्था को एक अंग तक सीमित नहीं रखा गया। जैसे राजतंत्र में होता था कि सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी, कि जिस देश में राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति का रूल होता है, उस देश में सारे निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। पर हमारे देश में क्या है? हमारे देश में संसद बनाई गई है। हमारे देश में शासन व्यवस्था की शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया गया, बल्कि उसे विकेंद्रित किया गया। क्या किया गया? विकेंद्रित किया गया, यानी अलग अलग किया गया। किसके हाथ में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित किया गया और लोकतंत्र के कामकाज को जरूरी बनाया गया। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बारे में सोच विचार करेंगे और हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो घटनाओं के आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि सत्ता का शासन व्यवस्था आखिर बंटवारा किया कैसे। हमें जब प्रॉब्लम आई तो सत्ता के शासन व्यवस्था को बांटा कैसे, उसको संभाला कैसे, उसके आधार पर हम इस चीज को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। जब कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो
तो बेटा सबसे पहला आपका कुछ काम होता है, आप उस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन बनाए अपने माइंड में। क्वेश्चन बनाए कि आखिर सत्ता है क्या चीज, आखिर सत्ता को बंटवारा जरूरी क्यों है, सत्ता को बंटवारा किया फिर उसके बाद संभाला तो कैसे। सत्ता का मतलब है बेटा शासन व्यवस्था। आपके देश के जो कानून व्यवस्था बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, वो सारे लोग, वो सभी एक सिस्टम बन जाते हैं, एक निकाय का काम करते हैं, एक बॉडी का काम करते हैं। उसी को हम कहते हैं सत्ता। क्या कहते हैं? सत्ता। तो यहां पर पहला उदाहरण है बेल्जियम का, दूसरा उदाहरण है श्रीलंका का। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। बेल्जियम किस कंट्री में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप में। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, मतलब हमारे देश का जो राज्य है हरियाणा, उससे भी छोटा है बेल्जियम, जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी हमारी हरियाणा से करीब आधी है। इस छोटे से देश में समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। अब यहां से शुरू होता है आपका जाति व्यवस्था, समाज। आपका बेटा, आपकी ये किताब सिविक्स, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक, सामाजिक का मतलब है समाज से जुड़ा हुआ। अब समाज में कैसे? देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में आता है और डच बोलने वाले लोग रहते हैं इस इलाके में, जबकि 40% हिस्सा बेलोनिया क्षेत्र में आता है और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी कि बच्चों, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये मेरा बेल्जियम है, और बेल्जियम में इसमें से 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। वहीं इस देश के 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो और ये कौन से क्षेत्र में रहते हैं? बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। शेष 1% लोग, अब जो 1% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? इसमें जर्मन भाषा बोलते हैं। मतलब कि इसका केवल 1% भाग कौन सी भाषा बोलता है बच्चों? जर्मन भाषा बोलता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये भाषा कौन सी हो गई? ये भाषा हो गई डच, और ये भाषा कौन सी हो गई? फ्रेंच। ये फ्रेंच भाषा हो गई, और ये कैसी भाषा हो गई? जर्मन भाषा हो गई। तो देखिए, डच भाषी लोग ज्यादा हैं, फ्रेंच भाषी लोग कम है, और 1% ये तो अल्पसंख्यक है, ये तो गिने ही नहीं जा सकते, ये बहुत कम लोग हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, वहीं अगर मैं बात करूं, ये बात थी पूरी कंट्री की, वहीं अगर इसकी राजधानी की बात करूं तो वहां 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% कैसी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। तो बच्चों, अब मैं बात करता हूं, ये तो मेरी बात हो गई कंट्री, पूरे देश की, COUNTRY, ये लोग हो गए कंट्री, पूरे देश। वहीं अगर मैं बात करूं इस देश की राजधानी की, तो राजधानी में 80% लोग कौन से हैं? जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेटा मैं ग्राफ पूरा इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ सकें आसानी से। और 20% कौन सी भाषा रहेगी अब इसमें? डच भाषा रहेगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, ये तो आपका पूरा देश हो गया, और ये क्या हो गई? ये कैपिटल हो गई। कैपिटल यानी राजधानी। ठीक है बच्चों, ये मैंने 2 ग्राफ बना लिए, एक अलग अलग, एक पूरे देश का, दूसरा उस देश की राजधानी का। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों की तुलना में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब अगर पूरे देश की बात करूं तो उसमें 40% जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है और उनके पास शक्ति ज्यादा है। बहुत ज्यादा आर्थिक विकास और शिक्षा पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराजगी है। मतलब कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? फ्रेंच भाषी लोग। तो डच भाषा वाले लोग क्या करेंगे? उनसे नाराज रहेंगे। इस स्थिति में क्या होगा? इसके चलते 1950 से 1960 के बीच में फ्रेंच भाषा वाले लोग और डच भाषा वाले लोगों के बीच में क्या होती थी? लड़ाई होती थी। ठीक है, इन समुदायों का टकराव एक तीखा स्वरूप ब्रुसेल्स में देखा गया। ब्रुसेल्स यहाँ की कैपिटल, जो आपकी बेल्जियम है उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स।
वहां पर इसका टकराव ज्यादा दिखा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो तो ज्यादा थे और 20% डच भाषा वाले लोग थे, तो टकराव तो आम बात थी। और इसका सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा तीखा प्रवाह? ब्रुसेल्स में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी और डच भाषा बोलने वाले लोग के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। मतलब कि यह एक विशेष तरह की समस्या। समस्या किस आधार पर थी? समस्या थी भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर और संख्या के आधार पर। वहीं बात करते हैं डच बोलने वाले लोग, डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। कौन? फ्रेंच भाषा वाले लोग। क्यों? क्योंकि कैपिटल में फ्रेंच भाषा वाले लोग कितने थे? 80% लोग थे। लेकिन समृद्ध कौन थे? डच भाषा वाले। और धनवान कौन थे? डच भाषा वाले। लेकिन संख्या क्या थी उनकी? कम थी। तो बच्चों, जैसे मैंने कि आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर और कास्ट के आधार पर, इसके अलावा आप देख सकते हो अमीरी और गरीबी के आधार पर। इस आधार पर जब लोग बटे होते किसी देश के, तो उनके बीच में सत्ता कैसे बनाए, इस चैप्टर का सीधा सा मतलब ये है। अब समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। अब कौन सा देश हमने लिया? उदाहरण में हमने लिया श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका हमारे भारत देश के नीचे ही तो आता है, तो ये क्या है? एक द्वीपीय देश है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। जो तमिलनाडु जो हमारे देश का हिस्सा है, इसके दक्षिण के तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा राज्य के बराबर ही मान लो। ठीक है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह, जाति, कास्ट बताया ना बच्चों, कास्ट। मतलब अब श्रीलंका की कास्ट कैसे है? यहां पर 2 तरीका के लोग मिलेंगे बच्चों। एक तो लोग मिलेंगे सिंगली भाषा वाले, और दूसरे लोग मिलेंगे बच्चों जो तमिल भाषी लोग हैं। कौन सी भाषी? तमिल भाषी। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है। कौन सी भाषा वाले बोलने वालों का है? सिंगलियों का, जिनकी संख्या आबादी का 74% है। फिर तमिल लोगों के नंबर आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 80% है बच्चों। कितनी है? 80%। ग्राफ बनाते हैं बच्चों हम लोग, फिर से नए पेज पे फिर से ग्राफ बनाते हैं बच्चों। श्रीलंका मैंने देश बना लिया, और मैंने क्या किया, मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा, जिसमें से 74% बच्चों कौन सी भाषा बोलने वालों का है? सिंगली भाषा बोलने वालों का है। ठीक है बच्चों, सिंगली ऐसे लिख दे रहा हूं। वहीं 18% लोग कौन है? 18% वो लोग हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। अब आप ये देख रहे हो, लैंग्वेज दोनों ही जगह लैंग्वेज अलग अलग है। फिर इनके बीच में कैसे सत्ता आई? और तमिलों में भी, अब तमिल लोग में भी 2 ग्रुप हैं, एक श्रीलंकाई मूल के, दूसरा हिंदुस्तानी मूल के। ठीक है। अब यहां एक नक्शा देखिए बच्चों, बेल्जियम समुदाय का और उसका क्षेत्र। यहां पर ये नक्शा बनाया गया बच्चों। नक्शे में सबसे बड़ी बात होती है, ये बॉक्स दिए होते हैं साइड में, ये दिखाते हैं जब आप किसी बड़ी चीज में किसी एक थीमेटिक आधार पर, ये नक्शा जो दिखाया गया है आपको उनकी भाषाओं बोलने की तरीकों पर दिखाया गया। कौन सी भाषाओं के आधार पर? जैसे ब्रुसेल्स राजधानी के लिए कौन सा रंग है? ये देखिए यहां पर रंग दिखा रहे हैं, ये आपका नारंगी रंग ब्रुसेल्स के लिए। यहाँ बेलोन एक देश है यहाँ पर, उसके बारे में ये देखिए पूरा का पूरा नक्शा ये बनाया गया है इनका। फ्लेमिश भाषा बोलने वालों के, डच भाषी के लिए ये नक्शा बनाया गया बच्चों। वहीं जर्मन भाषा बोलने वाले 1% लोग ये बना दिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो आपने यहां देखा, अब मैं इस ग्राफ को दोबारा लौट कर आता हूं बच्चों। अब इस तमिल भाषा वाले में भी हमने इस 18% में क्या किया, हमने 2 टुकड़े कर दिए। पहला 13% लोग जो क्या थे? श्रीलंका मूल के थे, मतलब श्रीलंका के ही थे। कहां के थे? श्रीलंका के। वहीं कितने परसेंट बचे? अब 5% जो लोग बचे हैं वो कौन से हैं? अन्य लोग हैं। देखिए यहां पर वो हिंदुस्तानी तमिल है। कौन से लोग हैं? हिंदुस्तानी तमिल। चलिए बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम श्रीलंका
और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम इंडिया। कैटेगरी वाइज समझ में आ गया। ये तमिल लोगों को ही मैंने दो भागों में डिवाइड किया गया है और सहेली लोगों को इस तरीका से रख दिया गया है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये जो हिंदुस्तानी तमिल थे ना, ये कब आए थे हमारे देश, इस देश में, श्रीलंका में, जब यहां पर ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासनकाल। बेटा इसका सीधा सा मतलब है वो टाइम पीरियड जब इस देश में ब्रिटिश लोग रहते थे। और ये किस काम के लिए लाए गए थे? बागवानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। ये लोग भारत के ही लोग हैं। मौजूदा श्रीलंका में, श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। मतलब कि अगर मैं श्रीलंका का नक्शा बनाऊं, क्या करूं? श्रीलंका का छोटा सा मैप बनाऊं, तो जो तमिल भाषी लोग हैं वो उत्तर और पूर्वी एरिया में थोड़े से बिखरे हुए हैं। उत्तर और पूर्वी एरिया में यहां पर है। ठीक है बच्चों। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी कुछ लोग हिंदू और मुसलमान हैं। अब बेटा यहां पर क्या आ गया? देखो पहले तो इन्होंने भाषा ली, अब क्या आ गया? धर्म आ गया। और धर्म में भी देखो यहां बौद्ध धर्म है और तमिल भाषी में हिंदू और मुसलमान दोनों मिक्स हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो संख्या किसकी ज्यादा है? बौद्ध धर्म वालों। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में मुख्यतः कौन रहते? सिंहली भाषा वाले लोग रहते। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% हिस्सा है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब मतलब यहां पर 3-4 कैटेगरी होगी। अब इसको फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से। अब मैंने यहां पर क्या किया, ये 74 थे, वो सिंगली भाषा बोलने वाले थे। और ये सिंगली भाषा बोलने वाले लोग कौन थे? जिनके पास कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध। और जो तमिल भाषी लोग थे उनकी कितनी कैटेगरी है? उनकी 2 कैटेगरी है। पहले तो कौन कौन सी? एक हिंदू की और दूसरा मुस्लिम माइनॉरिटी के। अब इस देश में कुछ ईसाई लोग भी रहते हैं। कौन रहते हैं? ईसाई लोग। मैं यहाँ ईसाई को आई से बना दे रहा हूं बच्चों, या सी से लिख दे रहा हूं, सी से। क्रिश्चियन लोग, सी क्रिश्चियन लोग। ये कौन सी भाषा बोल सकते थे? ये बौद्ध भी बोल सकते थे और तमिल भी बोल सकते थे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? नहीं हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति। अब यहां से आगे चलिए बच्चों। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अभी तक आपने यहां की समस्याएं सुनी, अब जरा यहां से निराकरण समझिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब जो लोग ज्यादा हैं, जो लोग बहुत ज्यादा हैं, उनको इकट्ठा करके उनके लिए हमने एक शब्द दे दिया, बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या बल के आधार पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। मतलब शासन कौन करना चाहता है अब? सिंहली भाषा वाले लोग। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए। मतलब अब अगर जिसको शासन में आना है, जिसको क्या करना है? शासन में आना है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? यहां पर बहुसंख्यकवाद में आएंगे, वो अपनी सत्ता बनाएंगे। वो क्या करेंगे? यहां पर सत्ता में आने का काम करेंगे और वो सिंहली लोग को रोकेंगे। तो बच्चों यहां तक की कहानी आपको क्लियर है? चलिए इसके आगे समझते हैं। 1956 के तहत एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब कि 1948 से यह घटना चालू हुई और शासन व्यवस्था बनी, लेकिन किसके आधार पर? बहुसंख्यक आधार के आधार पर। और 1956 में एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया कि तमिल लोगों के हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंहली भाषा वाले लोग हैं, इसलिए हम अपने देश की राजभाषा क्या घोषित करते हैं? सिंहली भाषा घोषित करते हैं। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। बिल्कुल चलेगी भाई, संख्या इनकी ज्यादा है। नए देश में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को ही संरक्षण देगी और उसका ही बढ़ावा देगी। मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इनको रखना ही नहीं है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को तो देखना ही नहीं है। ठीक है। और एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी
और शासन को लेकर बेगानापन, मतलब बेगानापन का क्या होता है कि हमें कोई जानता ही नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें ऐसे अलग छिटक के रख दिया है, बेगाना कर दिया है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। मतलब वो उन्हें क्या लगने लगा, जो हिंदू लोग और मुस्लिम लोग थे उन्हें क्या लगने लगा कि ये सिंहली लोग हमें देख ही नहीं रहे, ये बौद्ध धर्म वाले लोग हमें देख ही नहीं रहे, भाई हम भी तो इनकी जनसंख्या है, हम भी तो इनके देश में रह रहे हैं, तो हम भी तो यहाँ की जनसंख्या है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर देगी, वंचित कर देगी। बच्चों क्या कर देगी, वंचित कर देगी। बच्चों एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको यहां बताना भूल गया हूं, एक मिनट मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। यहां आप दोनों भाषाएं समझ गए थे ना। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है जब बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी लोग और जर्मन भाषी लोगों की अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। ये बेटा फ्रेंच का बेल्जियम का उदाहरण हो गया। और यहां पर आप थोड़ा सा समझिए श्रीलंका का उदाहरण। क्लियर है बच्चों? नहीं समझ में आने पर थोड़ा सा कमेंट करेंगे आप इस चीज को, हो सकता है मैं थोड़ा सा आगे मैंने ध्यान नहीं दिया, आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने यहां तक तो आपको समझा ही दिया, और यही पूरी बात इन्होंने अपनी समराइज करके यहां दे दी है। ठीक है बच्चों, चलिए आप यहां तक समझ गए कि कैसे हम लोग अब नाराज होने लगे हिंदू लोग, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लोग। नौकरियां व उनके फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय में क्या होने लगी, रोज सी फाइट होने लगी। उनको दरकिरार करने का मुकाबला क्या हुआ कि जब हमारे देश में मान लो तुम्हारे गांव में 25 लोग हिंदी लोग बोलते हैं और 5 लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप इन 5 को अलग छोड़ दोगे, आपको तो पूरा गांव देखना है ना। तो यही कहानी सेम यहां पर श्रीलंका में हो रही थी। क्लियर है? तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षाओं और रोजगार पर समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष करना चालू कर दिया। मतलब सीधी सी बात थी, उन्होंने क्या किया, तमिल भाषा को अधिकार दिलाने और अपनी पार्टी को सत्ता में शासन चलाने के लिए क्या किया, क्षेत्रीय स्तर पर अपनी मांग के लिए संघर्ष करना चालू कर दिया। लेकिन तमिलों की आबादी इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लेकर नकारा गया। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, कम थी। और 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। मतलब कि अब क्या था, अब तमिल में 1980 से ऐसा बवाल मचा कि सरकार बनाने के लिए तमिल लोगों ने क्या किया, मांग रखी कि हमें राजनीतिक संगठन बनाने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव रूप ले लिए, बिल्कुल ले लेंगे। और ऐसी स्थिति में गृह युद्ध होने लगे। गृह युद्ध का मतलब होता है जब आपके घर में अंदर लड़ाई हो, तो ऐसे युद्ध को बोले कि हम गृह युद्ध, मतलब आपके देश भी तो आपका एक घर ही है ना, तो उसमें अंदर लड़ाई हो रही, तो वो गृह युद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मरे। भाई युद्ध हो रहा है तो सीधी सी बात है गृह युद्ध में नुकसान तो दोनों पार्टियों का होगा। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, और ये कहाँ आएंगे, सीधे इंडिया में आए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोग रोटी रोजी के लिए बेगाने हो गए। भैया युद्ध होगा तो सीधी बात है नुकसान हमें ही होगा। ठीक है, अब इस गृह युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? गृह युद्ध का प्रभाव, आपके देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उनके देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हुई, और उनके देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड बढ़ने लगा। बिल्कुल क्लियर है? यह गृह युद्ध 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ था। क्लियर है? अब बच्चों आज की क्लास में यहीं तक छोड़ता हूं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि बेल्जियम में साझेदारी कैसे हुई बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों।